तो नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एनडीए का केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं और आज लेक्चर क्या है? थर्ड है। ठीक है, आज लेक्चर थर्ड में क्या पढ़ेंगे? कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और फिर क्या करेंगे? चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तीन चीज़ें पढ़ना हमको। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट प्लाज्मा का कुछ कंसेप्ट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। क्या है? फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है। अच्छा, ये होता कैसा है, कैसा दिखते हैं? इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुपर एक्साइटेड गैस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर एक्साइटेड गैस बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। आयोनाइज्ड गैस भी बोलते हैं, या क्या बोल सकते हैं? और सुपर एनर्जेटिक गैस भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? एक्साइटेड गैस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्साइटेड गैस बोल सकते हैं। यानी इस तरीके से होता है। और ये दिखने में कैसा होता है? आयनाइज, नाम से ही क्या हो गया? आयनाइज्ड। ठीक है, आयनाइज्ड। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है। ठीक है, अब पहले इसके देख लेते कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नहीं तो एग्जाम्पल देखने से पहले इस प्लाज्मा को स्टडी किसने किया था? सर विलियम क्रुक्स। यानी खोजने वाले कौन है? सर विलियम क्रुक्स। इन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया था, खोज किया था। और उन्होंने क्या नाम दिया था जिस टाइम इन्होंने खोज किया था? इस पर उसका इन्होंने क्या नाम दिया था? रेडिएंट मैटर। क्या बोला था इनको? रेडिएंट मैटर। ठीक है, फिर क्या नाम है? जे थॉमसन है। जे थॉमसन। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया? फर्दर इसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी किया, इस रेडिएंट मैटर के बारे में और ज़्यादा स्टडी किया। फिर एक और कौन साइंटिस्ट है? फिर एक और साइंटिस्ट है, इरविंग लैंगम्यूर। इन्होंने क्या किया? इरविंग लैंगम्यूर ने क्या किया? इस मैटर जो ये इसको टर्म दिया, जो रेडिएंट मैटर, सर विलियम को उसने बताया कि ये रेडिएंट मैटर है, चमकीला हो जाता है, चमकने लगता है जब कोई गैस आयन फॉर्म हो जाता है। आयन फॉर्म क्या होता है? जिसे उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आयन फॉर्म हो गया, तो उस आयन फॉर्म में वो चमकने लगता है। और जब वो चमकता है तो उसका, इसलिए उस हिसाब से रेडिएंट मैटर नाम दे दिए थे। खोज डिस्कवर करने वाले कौन थे? साइंटिस्ट ये थे। उनको फिर फर्दर स्टडी और ज़्यादा किया, उनके बारे में पता किया कि क्या है नहीं है। ठीक है, फिर एरविन लैंगम्यूर थे ना, उन्होंने इसके बारे में पढ़ा और इसका एक टर्म दिया। क्या नाम दिया? प्लाज्मा। इन्होंने क्या किया? नामांकन किया, बोला कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, उसको प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, अगर पूछे कि प्लाज्मा का खोज किसने किया तो क्या आंसर होगा? सर विलियम क्रुक्स। बोले कि प्लाज्मा नाम किसने दिया? हाँ, सर विलियम क्रुक्स। अगर पूछेगा प्लाज्मा नाम किसने दिया तो इरविंग लैंगम्यूर। इतना समझ में आ गया। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हाँ एक्चुअल में एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? हमारे घरों में ही है। क्या है ये? क्या है? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट बोलते हैं इसको। ये क्या है? ट्यूबलाइट देखो। ट्यूबलाइट में क्या होता है? जो ये गैस, इसमें कुछ स्पेशल गैस भरा हुआ रहता है। ठीक है, उस गैस के बारे में पूछता है एग्जाम में कभी कभी, तो इसको याद रख लो। क्या है? हीलियम भरा रहता है और प्लस मरकरी का वेपर भरा रहता है, मरकरी वेपर। ठीक है, इसमें क्या भरा रहता है? हीलियम प्लस मरकरी का वेपर भरा रहता है। इतना समझ में आ गया। यानी पहला एग्जाम्पल तो क्या होगा? ट्यूबलाइट है। दूसरा क्या हो गया? नियॉन लैम्प। इसमें सोडियम शायद भरा रहता है। ठीक है, नियॉन लैम्प वो समझ में आ गया? नियॉन लैम्प। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में क्या हो? जो ट्यूबलाइट के अंदर कौन सा
तत्व भरा जाता है, हीलियम प्लस मरकरी वेपर को डाला जाता है। अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते तो क्या होता है, ये ग्लो करने लग जाता है, आयंस के फॉर्म में हो जाता है, आयंस फॉर्म करता है तो चमकने लगता है। अब उसी चमक से क्या होता है, लाइट पैदा होता है। तो वो ट्यूबलाइट में होता है क्या, प्लाज्मा स्टेट आ जाता है। नियॉन लैंप में भी होता है, प्लाज्मा स्टेट आ जाता है, ठीक है। और जो नियॉन एक क्या है, नियॉन लैंप मेरे हिसाब से देखो इनर्ट गैसेज को यूज किया जाता है प्लाज्मा स्टेट को बनाने के लिए। क्या यूज किया जाता है, लगभग इनर्ट गैसेज को। हीलियम भी इनर्ट गैस हुआ, 0 ग्रुप का। नियॉन भी क्या हुआ, नियॉन पढ़ते हैं ना हम लोग, हाँ, उसको बोलते हैं सोडियम लैंप। जो आता है, जो सोडियम लैंप आता है, लेकिन उसमें शायद ये फॉर्म नहीं बनता, प्लाज्मा स्टेट नहीं बन पाता है, ठीक है। तो सोडियम लैंप में प्लाज्मा स्टेट नहीं बनता है, लेकिन नियॉन लैंप में प्लाज्मा स्टेट बन जाता है। इतना समझ में आ गया? नहीं तो एक बार चेक कर लेंगे नियॉन लैंप सोडियम लैंप में बनता है कि नहीं बनता, उस टाइम बता देंगे। अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, स्टार से। जितने भी तारे देखते हैं ना हम लोग, उसमें क्या होता है, गैस क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। और वो क्या होता है, हाँ, उसमें प्लाज्मा स्टेट देखता है। सन हो गया, सूरज में भी देखते हैं ना, तो उसमें प्लाज्मा स्टेट है। 4th स्टेट ऑफ मैटर, गैस क्या होता है, आयनाइज्ड हो जा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो उससे वो चमक रहा है। और क्या होता है, जो लाइटनिंग होता है ना, अच्छा, लाइटनिंग में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। देखो LIGHT, अगर NING लाइटनिंग, इस लाइटनिंग का मतलब क्या है, जो बिजली चमकता है ना, उसका मतलब है। यहाँ पे N का अंतर है, देखो। और एक लाइटनिंग क्या होता है, LIGHT, लाइटनिंग, LIGHT, N गायब हो जाता है, ING, ये लाइटिंग हो गया और ये लाइटनिंग हो गया। तो लाइटिंग का मतलब क्या होता है, जिससे कहीं बल्ब लगा दिए, लाइट कर दिए, चमकीला बल्ब लगा दिए, तो इसको बोलते हैं लाइटनिंग। और लाइटिंग बोलते हैं, जैसे शादी ब्याह में लाइटिंग अच्छा है, तो चमक धमक जो बल्ब लगाते हैं उस तरह से। और लाइटनिंग मतलब जो बिजली चमकता है। तो जो बिजली चमकता है ना, उसमें भी क्या होता है, आयनाइज्ड गैस हो जाते हैं। गैस क्या होता है, आयनाइज हो जाते हैं। तो उसमें भी कौन सा स्टेट आता है, स्टेट ऑफ प्लाज्मा स्टेट आता है। अच्छा, ये 2 टर्म बताने का पर्पज क्या है, इन दोनों को लिख लेना अलग करके, और हिंदी में भी लिख लेना कि लाइटनिंग का चमक धमक। इसका इसलिए क्योंकि हो सकता है कि इंग्लिश में ऐसे टर्म को पूछा जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे टर्म को पूछा जाता है, कन्फ्यूजन होता है इस सब टर्म में, ये पूछा जाता है। इतना समझ में आ गया? तो प्लाज्मा स्टेट समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेज की बात, अब नेक्स्ट जो स्टेट है उसकी हम लोग बात करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेट है उसकी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेट क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये जो है लैब में बनाया गया है, ठीक है, लैब में बनाया गया है इस स्टेट को। अब नेचर में भी एग्जिस्टेंस इसका पाया गया जा रहा है, अभी रिसर्च चल रहा है जिस, हाँ, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। और कहीं ना अभी के फिलहाल में कहीं ना कहीं यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट कर रहा है ये मैटर कहीं ना कहीं। लेकिन अभी रिसर्च का बात है तो ये सब पूछता नहीं, और इसमें ये ज़्यादा पूछता भी नहीं है। बस इसका नाम लिख लो, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये बनता कैसे है, ये बनता है, टेम्परेचर को कम कर दो, प्रेशर को बढ़ा दो, ठीक है। टेम्परेचर कम करने और प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स, जैसे हम लोग ने सॉलिड के पार्टिकल्स से पढ़े थे, ऐसे पास होते हैं सॉलिड में ऐसे पास होते हैं ना। अगर ये सॉलिड होता तो सॉलिड के पार्टिकल्स के पास होते हैं, ये सॉलिड है। अब टेम्परेचर कम करके प्रेशर इतना बढ़ा दिया कि ये और पास आ जाएंगे, इतने पास आ जाएंगे ना, ये बिल्कुल इतना सट जाएगा। इस तरीके से होता है, बिल्कुल एकदम चिपक जाएंगे, इतना बहुत एकदम अलग तरीके से। तो इस स्टेट का और भी डिटेल बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन एक पहला ये चीज़ है, टेम्परेचर को कम दो, प्रेशर को बढ़ा दो, तो ये बन जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और बिल्कुल इस तरह से बन जाता है, ये हो जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इस वाले स्टेट में चला जाता है। इसका भी रिसर्च चल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा जाना, इतना इसमें सफिशियंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग क्या बात करेंगे, इसको नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी किसी भी स्टेट, यानी नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले वो क्या है, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, इसकी हम बात करने वाले हैं।
अब ये चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने कितना पढ़ा है? 5 तरह से पढ़ा। तो उसमें जो मेनली है तो 3 है, ठीक है। मेनली क्या है? 3 है। पहला क्या है? सॉलिड। इसको और थोड़ा सा लिखते हैं। पहला क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस चार्ट को पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है कि आते हैं, पूछते भी है कि अगर कोई गैस सॉलिड से लिक्विड में बोला तो उसका एक प्रोसेस का नाम होता है, ठीक है। अगर कोई सॉलिड स्टेट में है और उसका वो लिक्विड स्टेट में जाएगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। जैसे आइस, अगर आइस को हम लोग देख दें एग्जाम्पल को, मेल्टिंग में क्या ले लें? आइस ले लें। तो आइस का होगा, पिघलेगा और वो किस में बदल जाएगा? देखते हैं, लिक्विड में बदल जाएगा, इतना। तो इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। अगर कोई लिक्विड अगर सॉलिड में बदल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा कोई लिक्विड, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग, जमना, फ्रीजिंग। और इसी का एक और क्या नाम है? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड को बनाना, सॉलिडिफिकेशन, है ना। लिक्विड से अगर सॉलिड में बन रहा है तो इस प्रोसेस का क्या नाम होगा? फ्रीजिंग नाम होगा या सॉलिडिफिकेशन नाम होगा। अब समझ में आ गया इतना। इसको इसमें जो एग्जांपल है, आइस को लेते हैं। आइस को नहीं लेते हैं, वाटर को लेते हैं, क्योंकि आइस तो खुद ही सॉलिड स्टेट में। वाटर लेंगे तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा? ये आइस से क्या हुआ? वाटर बना, और ये वाटर किस में चेंज हो गया? सॉलिड में। तो जब वाटर सॉलिड में चेंज हुआ तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। जब सॉलिड से लिक्विड में बदला तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। इतना समझ में आया? अच्छा, ये प्रोसेस कैसे हो रहा? किसी भी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उनमें चेंज करने के लिए, उनमें परिवर्तन करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? टेम्परेचर या प्रेशर को कम बेसी करो। टेम्परेचर या बेसी से कम करें। अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आइस जल्दी पिघल जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे लिक्विड में टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फट से आइस जो है जम जाएगा। क्या करते हैं? वाटर लेते हैं, फ्रीजर में डाल देते हैं। फ्रीजर में क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है। जितना टेम्परेचर कम होगा वो सॉलिड में बदल जाएगा। यही कहने का मतलब है। तो यानी टेम्परेचर और प्रेशर को यूज करते हैं। फिर अब बात करते हैं लिक्विड से जब अगर सॉलिड बनता है, लिक्विड से अगर गैस में बदलता है, लिक्विड स्टेट से अगर गैस स्टेट बनता है तो इस प्रोसेस को नाम बोलते हैं इवोप्रेशन, ठीक है। इवोप्रेशन बोलते हैं, इवोप्रेशन, इस तरीके से, ठीक है। या इसी का और नाम क्या है? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन और इवोप्रेशन में हम लोग अंतर समझेंगे, लेकिन इवोप्रेशन जनरली बोलते हैं। इवोप्रेशन बोले या वेपोराइजेशन, दो टर्म बोलते हैं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है हम लोग समझेंगे, ठीक है। हिंदी में तो एक ही मतलब हुआ, वाष्पोत्सर्जन। अब बात करते हैं अगर गैस से लिक्विड बदल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? तीर से पता चल रहा है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। और ये जो दोनों प्रोसेस है क्या है? इवोपरेशन और कंडेंसेशन किस में होता है? बारिश के जो बादल बनते हैं और बारिश होता है कहीं, उसमें ये दोनों प्रोसेस यूज होता है। अब समझ में आ गया। अब अगर गैस से अगर लिक्विड में बदले, गैस से और सॉलिड में बदले तो इसको बोलते हैं डिसब्लिमेशन। गैस से अगर सॉलिड जा रहा है तो उसको बोलते हैं डिसब्लिमेशन। अगर सॉलिड से गैस में बदल रहा है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। यानी कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट हुआ। और इसमें 2-3 चीज़ें आएंगी। पहला टर्म हमको समझना है इवोपरेशन और वेपराइजेशन, फिर हमने समझना है क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, फिर समझना है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इतना समझना। वेपोराइजेशन और इवोपरेशन को समझने से पहले हमको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझना है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखो मैंने क्या क्या, एक इसमें इसको मैं हीट कर रहा हूँ, ठीक है। बर्नर लगा के मैं क्या कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या? आइस के टुकड़े हैं और ये हीट हो रहा है। ये क्या अभी सॉलिड स्टेट में, अभी स्टेट सॉलिड है। कुछ समय में क्या होगा? ये पूरा लिक्विड में बदल जाएगा। इतना टेम्परेचर लगा रहे हैं नीचे से, ठीक है, टेम्परेचर लगा रहे हैं। अब देखो, जब देखो एक समय आता, जब पहले बर्फ़ में एक समय ऐसा आएगा एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे क्या होगा? ये जितना सॉलिड है ना वो लिक्विड में बदलने लग जाएगा, ठीक है। और इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है,
जैसे अगर आइस की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आएगा तो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, मेल्ट करेगा धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। यानी उसको जब तक पूरा आइस किस में नहीं बदल जाए, लिक्विड में नहीं बदल जाए, तब तक हमेशा क्या रहेगा, क्या है 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन सिर्फ इतना भी लिख लो, इसका रीजन क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ता क्यों नहीं है। इसका रीजन है लेटेंट हीट। इसका रीजन क्या है, लेटेंट हीट। इसको बस लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट, है ना। इतना समझ में आ गया। अब इसी लिक्विड को और गर्म करो, और गर्म करेंगे तो और हीट करेंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे वेपर्स में बदल जाएगा, धीरे धीरे वेपर्स में बदलना लगेगा, वेपर में बदल जाएगा। और ऐसा टेम्परेचर एक आएगा जिस पे वो क्या होगा, वेपर में बदलना शुरू होगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी जितना जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा उस तो वाटर क्या होगा, बॉयल होना शुरू होगा, लिक्विड से किस में, वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा। और जब तक सारा लिक्विड वेपर में नहीं बदल जाए तब तक कितना डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा उस में। इसका भी क्या रीजन है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका रीजन क्या होगा, इसका भी रीजन क्या होगा कि टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसका कारण क्या है, लेटेंट हीट। तो दो चीज़ें समझ में आया होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं। दो चीज़ें समझ में आएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमको समझ में आ गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किस में बदल रहा हो, लिक्विड में बदल रहा हो, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अगर आइस की बात करते हैं, आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड किस में बदल रहा हो, गैस में बदल रहा हो, और वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, गलनांक, इसको बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक, इतना समझ में आ गया। क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, ठीक है। आइस मतलब वही वाटर की ही बात करें, वाटर का या आइस का, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट कितना चला जाएगा इसका, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस आते ही क्या होगा, ये बॉयल करना शुरू, खोलना शुरू हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं इवोपरेशन और वेपोराइजेशन में अंतर क्या है। इवोपराइजेशन और वेपोराइजेशन में अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है कि जो लिक्विड से गैस में बदल रहा है, ये भी क्या है, लिक्विड से गैस में बदल रहा है, ठीक है। इवोपरेशन और वेपोराइजेशन में दोनों क्या है, लिक्विड से गैस में बदल रहा है, और दोनों में यही हो रहा है। लेकिन अंतर क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट के होते हुए थ्रू जाएगा। यानी जैसे लिक्विड है, लिक्विड से क्या होगा, 100 डिग्री के, अगर वाटर की बात करें, वाटर क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वाटर धीरे धीरे गर्म होगा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तब ये धीरे धीरे गैस में बदलेगा, ठीक है। और इवोपरेशन में क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो गैस में बदल जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता ही नहीं है। जैसे क्या, पानी हम लोग धूप में रखते हैं, उड़ जाता है, वो बॉयल करता है, क्या होता है, इवोपरेशन होता है, हमारे शरीर का पसीना सूख जाता है। वाटर है, उसमें और भी सारे साल्ट होते हैं, लेकिन वाटर है उसमें, तो क्या बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो तो ऐसे ही उड़ जाता है ना। तो इवोपरेशन से बहुत सारी चीज़ें होती है, ठंडा लगना, हमारे शरीर को ठंडा रखता है इवोपरेशन। पानी, मटके में पानी जो रहता है ठंडा कैसे होता है, इवोपरेशन के कारण ठंडा रहता है। वो मटका में डाल दो, पानी ठंडा रहता है, वही बोतल में ठंडा नहीं रहता है। तो क्या है, इवोपरेशन है। तो इवोपरेशन प्रोसेस क्या है, लिक्विड से गैस अवस्था में तो बदलता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचता, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो गैस में बदल जाता है। तो उस प्रोसेस को इवोपरेशन बोलते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट के होते हुए थ्रू जाएगा तो उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया अंतर दोनों के। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो हम लोगों ने आइस का तो लिखा ही, मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है,
0 डिग्री सेल्सियस, ये तो सबको पता होता है, इसमें तो कोई अंतर नहीं। एक और हम लोग क्या यूज करते हैं, टंगस्टन सुने हो, बल्ब में कौन सा बल्ब में यूज होता है टंगस्टन, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, टंगस्टन को W से सिंबल यूज करते हैं। टंगस्टन ये कहाँ यूज होता है, हमारे बल्ब में यूज होता है। अच्छा बोला, और भी सारे 118 एलिमेंट हैं, टंगस्टन को क्यों चुना गया, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, हाई होगा तो क्या होगा, वो मेल्ट नहीं होगा तो बॉल ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो 3422 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एक होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है, एक एलो है ये नाइक्रोम क्या है, एलो है। ठीक है, एलोय क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक मेटल को मिक्स करके बनाए जाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट एलोय भी पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आते हैं, और नाइक्रोम भी उसमें से इंपॉर्टेंट है। कि इसको कैसे बनाते हैं, निकल 80% लेते हैं, और क्रोमियम कितना लेते हैं, क्रोमियम का सिंबल होगा Cr, 20% लेंगे, और इनको मिला देंगे तो नाइक्रोम को बन जाएगा, नाइक्रोम वायर बन जाता है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग। अच्छा पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1400 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कहाँ होता है, नाइक्रोम का वायर का हीटर में यूज होता है, और हेयर ड्रायर में यूज होता है, आयरन में यूज होता है। तो ये सब में क्या होता है, क्यों इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण वो पिघल नहीं सकता है। ठीक है, तो सेफ़ होगा, हम लोग के लिए सेफली होगा, गर्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एरिया थे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। अब हम लोग कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिनका इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट जो पूछता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, याद रहना चाहिए। सारे के याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तो होता है ना। तो हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो फिर से वही वाटर का हम लोग बात करते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। हो गया। अगर हम बात करें वाटर के अलावा, फिर बात करें अल्कोहल की। अल्कोहल क्या होता है, नहीं कुछ पता है, कोई भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें OH ग्रुप अगर हो, O और H हो, तो उसको बोलते हैं अल्कोहल, कि हमको पीनी है तो पीनी है, वही वाली बात है। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट की। अगर हम इसकी नेक्स्ट बात करें, अल्कोहल के अलावा एक क्या और क्या आता है, एसीटोन। और एसीटोन कैसा होता है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOCH3। ऑन है यानी इसमें कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, इसमें कीटोन ग्रुप, जैसे अल्कोहल है तो इसमें अल्कोहल ग्रुप है ना OH, उसी तरीके एक कीटोन ग्रुप हुआ। इसको हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन समझ लेते हैं कीटोन ग्रुप। इतना हो गया, इसको मिटा देते हैं। इसी एसीटोन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी एसीटोन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉन। इसी का प्रोपेनॉन क्यों नाम देते हैं, देखो 1 2 3 के लिए प्रोप यूज करते हैं, सारा एल्केन है तो N यूज किए, और ओन इसके लिए ऑन यूज करते हैं, तो प्रोपेनॉन। इसका एक और नाम क्या हो सकता है, प्रोपेनॉन। इतना समझ में। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और कम होता है, कितना होता है 58 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो क्या कर दे, कंडीशंस क्या दे दे, एक जगह रख दे वाटर, एक पैक में रख दे, एक पैक क्या हो, वाटर हो, एक पैक क्या है, वाटर है, दूसरा पैक क्या है, अल्कोहल है, और तीसरा पैक क्या है, एसीटोन है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट पूछ सकता है ये लोग का। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, इवोपरेट बोल दिया, कौन जल्दी वेपराइज हो जाएगा। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मान लो कहेगा कि इन तीनों को मैंने गर्म करना शुरू किया, ठीक है, गर्म कर रहे हैं नीचे से, उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, इवोपरेट होगा, तो कौन सबसे पहले इवोपरेट होगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवोपरेट होगा। इसका 58 डिग्री सेल्सियस है, इसका 78 डिग्री सेल्सियस है, और इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ सबसे पहले वाटर होगा कि ये एसीटोन होगा, एसीटोन होगा, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा तो सबसे पहले तो 58 डिग्री सेल्सियस आएगा ना। तो बस यहाँ जैसे 58 आया, ये तो चेंज होना शुरू हो गया, फिर 78 आएगा तब ये चेंज, जब तक ये 78 आएगा तब तक ये पूरा चेंज हो गया, फिर 78, फिर ये, समझा। तो इवोपरेशन किस में सबसे ज़्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। पहले एसीटोन में होगा सबसे ज़्यादा इवोपरेशन, फिर अल्कोहल में होगा, और उसके बाद किस में होगा, वाटर के अंदर होगा। इतना समझ में आ गया आंसर, ठीक है ना।
चलो लिख लो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रोसेस की, जो हम लोग क्या बोल रहे थे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वाले में भी इम्पोर्टेंट कुछ एरिया होता है, और वो सब्लिमेशन वाले में इम्पोर्टेंट एरिया क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? लिक्विड से गैस में बदल रहा है किसी टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या? सॉलिड से गैस में बदल रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो मेल्टिंग पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं सब्लिमेशन की थोड़ा सा, कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन का मतलब ही क्या हुआ? सॉलिड से किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए। सॉलिड से गैस में डायरेक्ट बदल जाए, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस सब्लिमेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेबल मैटर। सब्लिमेबल मैटर। और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं सब्ली मैटर का, उसको हम लोग अब देखना शुरू करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पूछता है, वैक्स का पूछ सकता है। वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? एक और लिख लेना इसमें, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? और क्या लिखना? मरकरी जो होता है, मरकरी होता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, वैक्स का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। मरकरी का कितना होता है वो भी लिख लेना है, 357 डिग्री सेल्सियस। 357 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 80 होता है। यहाँ पे लिख दिया 80। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। इसका यूज, मरकरी का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? थर्मामीटर में यूज करते हैं, थर्मामीटर में यूज करते हैं। ठीक है। और ये किस स्टेट में होता है? मेटल। पहला चीज़ तो ये क्या है? मेटल है। और किस स्टेट में ये रहता है? लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो इसका देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 357 डिग्री सेल्सियस। इसको थर्मामीटर में यूज करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पूछते हैं। ठीक है, हो गया लिखना। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सब्लिमेशन पे। अब आते हैं सब्लिमेशन का मतलब क्या है, कि अगर कोई सॉलिड गैस में बदले तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन होता है। डायरेक्ट गैस में बदल जाए, सॉलिड को डायरेक्ट बदले उसको सब्लिमेशन। गैस से अगर सॉलिड में बदले तो डी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन, ऐसे ही चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं। जो सब्सटेंस सब्लिमेशन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेबल मैटर, है ना। जो सब्सटेंस क्या कर रहे हैं? सब्लिमेशन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेबल मैटर बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा सब्लिमेबल मैटर के अंदर। सबसे पहले अगर बात करें सब्लिमेटर मैटर की, तो सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है? कैम्फर। कैम्फर क्या होता है? घर में यूज करते हैं, पूजा पाठ में। कपूर। और ये क्या होता है? फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। अब समझ आ गया? कपूर क्या होता है? फ्लेमेबल होता है, इतना कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या चीज़ है? आयोडीन। दूसरा क्या है? आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? नमक है। और ये किस स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में होता है। बिल्कुल सही। ये किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। और ये नॉन मेटल में आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आता है। और इस आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा डिजीज होता है अगर आयरन की कमी हो जाए तो? गोइटर, जिसको हम लोग घोंघा में बोलते हैं, जो गला में हो जाता है ना, ऐसे गला फूल जाता है, गोइटर डिजीज, उसको क्या बोलते हैं? गोइटर डिजीज। वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, यही आयोडीन होता है। इतना समझ में आ गया? इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए बोलता है। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट क्या है? ड्राई आइस। अब ये ड्राई आइस क्या है, ये सवाल भी पूछ सकता है। ड्राई आइस क्या है, ऐसे ही पूछ सकता है। या ड्राई आइस का यूज भी पूछ सकता है इस तरह से। ड्राई आइस क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसको क्या कर दो? सॉलिड स्टेट में डाल दो। सॉलिड CO2 जिसको बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दो? सॉलिड कर दो, बर्फ बना दो। ठीक है, सॉलिड CO2 को ही क्या नाम है? एक और क्या नाम है? ड्राई आइस। जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दो? सॉलिड में बना दो, सॉलिड कर दोगे तो उसी का नाम क्या हो जाएगा? ड्राई आइस। ठीक है, इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। आर्टिफिशियल रेन, और कहीं हमको वर्षा कराना है तो इसका यूज हम कर सकते हैं। क्या करते हैं? ड्राई आइस के साथ क्या यूज करना है? AgI ना, सिल्वर आयोडाइड। इसको यूज करेंगे तो क्या होगा? ड्राई आर्टिफिशियल रेन होगा। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए हम यूज करते हैं ड्राई आइस को। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा पहला एप्लीकेशन तो ये होगा। दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है? ड्राई आइस का मतलब आग बुझाने में काम होता है। फायर
एक्सटिंग्वाइजर में भी इसका यूज किया जा सकता है। जो ये फायर एक्सटिंग्वाइजर लिख रहे हैं, जो यंत्र होता है उसमें एक अलग केमिकल रहता है, उसके रिएक्शन से CO2 प्रोड्यूस होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग आग बुझाने वाले में भी इसका यूज कर सकते हैं, ड्राई आइस का। ठीक है, इतना चीज़ था। और आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। इतना समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल हैं सबको, उसके साथ साथ में क्या इसका यूज होता है ये भी लिखना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, अगला एग्जाम्पल क्या है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बॉल्स, ये कहाँ यूज होता है? टॉयलेट के अंदर यूज होता है। ठीक है, उसी तरह एंथ्रासिन बॉल भी आता है, एंथ्रासिन बॉल भी आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंथ्रासिन बॉल भी आता है। एंथ्रासिन नेफ्थलीन बॉल को टॉयलेट में यूज करते हैं या फिर कपड़ा के अंदर भी डाल देते हैं। ये डायरेक्ट क्या होते हैं? सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं, इसलिए इसको सब्लिमेबल मैटर बोलते हैं। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, सब्लिमेबल मैटर बोलते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? 2 एग्जाम्पल। इसका यूज भी हो गया, टॉयलेट में यूज होता है, या आप कपड़ा वपड़ा रखते हैं तो उसमें डाल देते हैं फिनाइल, बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फिनाइल की गोली, वो नेफ्थलीन बॉल ही होता है। ठीक है, इससे बदबू नहीं मारता है, टॉयलेट या कपड़ा ख़राब नहीं होता है, तो उसमें यूज करते हैं। एंथ्रासिन का बॉल भी क्या होता है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है। और क्या हो सकता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। ये भी क्या होता है? सब्लिमेबल मैटर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? ऐसे ही और भी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।